वेटलैंड्स एग्जैक्टली क्या है? वेटलैंड को एक्चुअली किडनी ऑफ द प्लैनेट किया जाता है। भारत में कितने टाइप्स के वेटलैंड्स अवेलेबल? वेटलैंड्स को हम कैसे बचा सकते हैं और अगर नहीं बचा ह्यूमंस के ऊपर क्या असर पड़े? वेटलैंड, ग्रासलैंड, ये सबको वेस्टलैंड बोलते हैं। वेटलैंड्स पूरी इंडिया में अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग शक्ल के हैं। तो वेटलैंड सूखते हैं या वो हमेशा गीला रहता है? तो मैनमेड वेटलैंड्स क्रिएट नहीं हो सकते। जैसे कि आपने बताया कि वेटलैंड्स में पहले जो बर्ड्स आते थे वो अभी नहीं आते, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको यहाँ आने का रास्ता कैसे पता चले? ये तो बहुत ही एक नेचर की सबसे बड़ी सीक्रेट है। थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स वर हंटेड पर डे। तो आज हमारे साथ अनीश अंधेरिया सर है, जिनके साथ मैं पहले भी पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तब हमने बहुत सारी वाइड लेवल पे बातें की थी कि फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जाए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट को हमने टच किया था, पर आज हम सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया के, भारत के वेटलैंड्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ अनीश अंधेरिया सर को। सर वेलकम इन रोहन ट्रैवल स्टोरीज़। और आपको सेकेंड टाइम आके कैसा लग रहा है? पहले भी बहुत मज़ा आया था एंड आई एम श्योर ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आई थिंक एक तो रीजनल लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सबसे ज़्यादा मास अगर देखा जाए जो सुनता है वो अपने इंडिया में हिंदी है। राइट। तो जो आपने ये बराबर डायरेक्शन पकड़ा है एंड मैंने देखा है कि आपके पॉडकास्ट काफ़ी पॉपुलर भी है। सो इट्स अ गुड वे फॉर मी टू कम्युनिकेट जो मुझे करना है टू द मासेस। मज़ा आएगा। करेक्ट। अभी हम हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में और हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और ये बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है इस पॉडकास्ट को शुरुआत करने में। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वेटलैंड्स एग्जैक्टली क्या है? मतलब मैंने कभी वेटलैंड्स के बारे में ऐसा पूरा डिटेल में कभी नहीं सुना। मुझे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पता है, पर वेटलैंड्स क्या होता है एग्जैक्टली और वो कितना इम्पोर्टेंट है? तो वेटलैंड का नाम अगर आप देखोगे तो उसका मतलब लैंड जो गीला है, लेकिन लोग वेटलैंड वर्ड एकदम जेनेरिकली यूज़ करते हैं। लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, सबको वेटलैंड बोल देते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स में जाए तो वेटलैंड वो जगह होती है जिसमें लैंड के ऊपर पानी की एक परत है। वो जो परत यानी कॉलम, वो शैलो होती है। यानी अगर वो बहुत डीप है, जहाँ पर सूरज की किरण नीचे जो बेड होता है उसके वहाँ तक ना पहुँच पाए, तो वो लेक है। डीप होता है। लेकिन अगर वो 5-6 मीटर तक है और उसमें लाइट नीचे तक पहुंचती है, तो जनरली वो जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसमें इमर्जेंट वेजिटेशन होता है, यानी जो उसमें काफ़ी वेजिटेशन ग्रो होता है और उसमें से वो बाहर भी आता है। तो वो सारे एरियाज़ जहाँ पर या तो ये रिवर से फीड होकर बनते हैं, यानी बारिश की सीज़न में, या जो ग्राउंड वाटर होता है उसके वजह से भी होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे जब माउंटेन के नीचे वैलीज़ में जब स्प्रिंग्स निकलती है तो वो एक वेटलैंड बना देती है वहाँ। टाइडल वेटलैंड्स भी होते हैं, यानी समुंदर से जो लहर आती है उसके वजह से वाटर बॉडीज़ क्रिएट होते हैं, एस्चुरीज और ये सब, जहाँ पर शैलो वाटर्स होता है। या सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड सॉइल्स होती है, मार्श लैंड, जैसे रन ऑफ कच्छ में भी कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ समुंदर के पानी की वजह से वो गीला रहता है हमेशा। तो मार्श लैंड, स्वॉम्प्स, बॉग्स, ये सारी चीज़ों को हम वेटलैंड कहते हैं। रिवर अलग है और लेक अलग है। लेक मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो जिसमें डेप्थ बहुत होती है और जहाँ सूरज की किरण नीचे तक नहीं पहुँच पाती और वहाँ लाइफ वेजिटेशन नहीं होता। पर जैसे कि वेटलैंड्स जब बरसात गिरती है, किसी पॉन्ड में पानी जमा होता है तो वो सूख जाता है बाद में कड़ी धूप में। तो वेटलैंड सूखते हैं या वो हमेशा गीला रहता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें या तो नेचुरल होती है, यानी कभी कभी आइस पिघलता है, ग्लेशियर्स,
तो ग्लेशियर्स से जो पानी निकलता है उससे भी लेक फॉर्म होते हैं बहुत जगह पे। फिर नदियों में जब बाढ़ आती है तो वो जब अपने बैंक्स को तोड़ के निकल जाती है तो वहाँ पर भी आपके वाटर बॉडीज़ क्रिएट होते हैं, और मैन मेड वाटर बॉडीज़ जैसे डैम्स वगैरह बनाए। तो ये सब में ऐसा है कि फाइनली वाटर का सोर्स है बारिश या बर्फ़। तो जब ड्राउट जैसी सिचुएशन आती है या कुछ साल बारिश नहीं आती है तो सारे वाटर बॉडीज़ ड्राई हो सकते हैं, जैसे रिवर्स, बड़ी बड़ी रिवर्स ड्राई हो जाती है। उसी तरह वेटलैंड्स भी ड्राई हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ वेटलैंड्स जो समुंदर के पानी से बनते हैं टाइडल मूवमेंट के वजह से, वो ऑब्वियसली ड्राई नहीं होते। तो आपके एस्चुरीज हुए, आपके मैंग्रोव्स के एरिया जैसे भितरकनिका का एरियाज हुआ, तो वहाँ पर चिलिका लेक जैसा है जो नदी भी है लेकिन समुंदर का पानी भी आता है। तो ये जो एरियाज है, जो इकोसिस्टम्स है, वो जनरली ड्राई नहीं होती है। वो ड्राई तब होती है जब इंसानों ने कुछ उसमें किया है, यानी या तो उन्होंने डाइक बनाई है, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट किया, या रिवर को आपने मोड़ दिया, या कुछ वहाँ पर आपने इंजीनियरिंग कुछ किया, तब वो नेचुरल वेटलैंड्स में दिक्कत आती है। वरना वेटलैंड की तो फितरत में ही है कि वो वेट और ड्राई होते रहते हैं, और वो कभी कभी उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ड्राई होना। जी। ओके। अभी जैसे कि आपने बोला कि वेटलैंड्स बहुत सारे वेजिटेशन का सोर्स है, तो जब बरसात गिरती है, पेड़ों को पानी मिलता है, नए नए पत्ते आते हैं, तो जब वेटलैंड ड्राई होता है तब उधर पूरा सूखा हो जाता है, वेजिटेशन नहीं होता, तो उसमें फिर से जान कैसे आती है और आसपास के लैंड में क्यों नहीं आती? फिर क्या होता है कि जैसे मैं टिपिकल, क्योंकि हम अगर टिपिकल एक एग्जांपल लेते हैं वेटलैंड का, जो से नदी बारिश के सीज़न में झरने बहते हैं, और वो झरने के कहीं बीच में आकर एक डिप्रेशन सा होता है। जैसे बहुत हज़ारों लाखों साल पहले जब जो अपना इंडियन शेल्फ है वो मूव होके मलयन शेल्फ के साथ टकराया, उस समय पे बहुत सारी जगहों पे डिप्रेशंस क्रिएट हुए। बहुत जगह पे प्लेट्स के बीच में कहीं कहीं पे ट्रफ्स जैसे बने। तो रिवर्स के जो सारे जो जिस तरीके से रिवर फ्लो हो रही है उसका भी जो मेन ओरिजिन है वो जो जियोलॉजी में है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि रिवर बहती है और फिर एक बहुत बड़ा एरिया थोड़ा लो लाइंग होता है, तो वो रिवर का पानी अंदर आता है और वो एरिया भरना शुरू हो जाता है, लेकिन वो भी पूरा भर जाता है और फिर वो वापस रिवर मूव होना चालू है। तो रिवर आती है, फिर बहुत सारा एरिया में पानी, जैसे जहाँ थोड़ा डिप्रेशन है, रिवर कैसा होता है आपने देखा है, पतला सा एरिया जो डीप है, लेकिन कभी कभी वो जाके खुल जाता है बड़े में, तो वो पूरा आपका मार्श लैंड जैसा एकदम वेट हो जाता है। फिर लेकिन पानी तो अंदर आ ही रहा है, तो वो कहीं आगे, वो कहीं से और निकलता है, तो वो तो ये सिचुएशन में बिकॉज वो एक डिप्रेशन है और वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो क्या होता है कि वो स्पंज की तरह पानी ज़्यादा रिटेन करता है। और नीचे जो एक्वीफर्स है, यानी ज़मीन के नीचे बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। एक्वीफर्स का मतलब है जो ज़मीन के नीचे जो अंडर अपना जो वाटर टेबल है, पानी जो पत्थरों के बीच में फंसा हुआ है, वो पानी, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो ऊपर से ही आ रहा है। तो वो ये वेटलैंड्स जो बनते हैं, वो वेटलैंड्स में स्लोली वो पानी अंदर जाते रहता है और वो एक्वीफर्स को चार्ज करता है। जैसे आपके सारे बोरवेल गांव में हो या कहीं पर भी शहर में, हम कहाँ से खींचते हैं पानी? तो नदी तो है नहीं वहाँ, तो ज़मीन के नीचे से कहीं पानी खींच रहे हैं, तो वो पानी जा कहाँ रहा है? वो मिलियंस ऑफ ईयर से, हज़ारों सालों से भी धीरे धीरे अंदर सीप हो रहा है। तो वेटलैंड का मेन रोल ये है कि वो पानी के बहाव को स्लो कर देता है। और जब बहाव स्लो हो जाता है, क्योंकि नदी फास्ट फ्लो हो रही है, तो उसको अब्जॉर्ब होने में टाइम नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर नदी स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक ब्रॉड ट्रफ जैसा कुछ हो गया, तो वहाँ पानी स्लो हो जाता है। जब पानी स्लो हो जाता है तो वो उसके पास मौका मिल जाता है वो ज़मीन के अंदर जाए। तो उससे क्या होता है कि वो एक तो और ये सारा जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो वेटलैंड के बहुत सारे जो एडवांटेजेस है वो क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नदी में सेडिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ से समझो नदी बह रही है, तो पत्थर धीरे धीरे टूटेगा, मिट्टी होगी, पौधे, मरे हुए जानवर, ऐसी बहुत सारी उसमें मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें पानी में है। अब वो पानी तो इतने तेज़ी से बह कर समुंदर में चला जाता है, तो वो सेडिमेंट्स सारे समुंदर में भी चले जाते हैं। लेकिन वेटलैंड में क्या होता है कि वो आपने
बस पानी तो आया तेज़ी से, फिर स्लो हो गया तो वो सेडिमेंट सेटल हो जाते हैं ग्रेविटी में, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं। फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट है तो वहाँ पेड़ उगने लगते हैं, तो वो पेड़ उगते हैं तो उनके लिए नरिशमेंट के लिए भी मिनरल्स चाहिए, तो वो पूरा मिनरल्स वहाँ लॉक होने लगता है। ओके। और फिर पानी बाहर निकलता है। तो ये जो वेटलैंड का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस सूप की तरह हो जाता है। राइट। तो और बिकॉज उसमें ज़्यादातर पानी भरा रहता है, वो इतना मॉइस्ट होता है कि इवन ड्राई सीजन में अगर आप खड्डा करोगे थोड़ा भी परत हटा दोगे तो आपको गीला मिलेगा। तो और जानवरों, ये हम इंसान तो अभी इस पृथ्वी पे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन ये मच्छी फिशेस जो है, मड फिश, और बहुत सारी फिश, खाली मड फिश नहीं, बहुत फिश, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो पानी में रहते हैं, उनकी तो लाइफ साइकिल ही बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि पानी में वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, लेकिन जब अंडे होते हैं वो अंडे मिट्टी में सालों तक रह सकते हैं, डेसिकेटेड, ड्राई, और जब वापस पानी आता है तो वो सडनली वो हैच होते हैं। तो मच्छी के भी रहती है, सालों तक जान सब कुछ, हाँ, क्योंकि वो वेट मॉइस्ट मिट्टी में बैठे हैं। और फिर जैसे ही पानी आता है तो जो बहुत बार आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बिल्कुल मच्छी नहीं होती, और उसका स्रोत भी कहीं ऐसी बड़ी नदी से नहीं आता, लेकिन उसमें मच्छी आ जाती है जब बारिश आती है। तो वो कहाँ से आती है? वो सब उस तरह से आती है। तो वेटलैंड का मेन एडवांटेज ये है कि एक तो वो स्लो करता है, उसमें वो बहुत सारे सेडिमेंटेशन हो सकता है, फिर वो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉक करता है, फिर उसमें से वेजिटेशन आता है, जो वेजिटेशन आता है तो उसको खाने वाले जीव जंतु आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह। और इंसेक्ट्स जहाँ आ गए, इंसेक्ट्स आर एक्सट्रीमली प्रोटीनेशियस, तो हम इंसान इंसेक्ट्स ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन पूरी दुनिया में सारे अगर आप फूड वेब्स देखें तो उसमें इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो इंसेक्ट जहाँ है और वो भी ऐसी मात्रा में, तो वो ऑटोमेटिकली स्पाइडर्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स, बहुत अलग अलग किस्म के जो एनिमल्स है, स्मॉल साइज कार्निवोर्स, बिकॉज उसको बर्ड्स को खाने के लिए, फिर वो जैसे फिशिंग कैट हुई, जैसे ऑटर्स हुए, तो ये सारा वहाँ पर एक पूरा एक वेब क्रिएट होता है जो पानी की वजह से वो स्टेबलाइज रहता है। क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है वहाँ जहाँ पर जैसे डेजर्ट जैसा मौसम हो जाए या जहाँ वेटलैंड ना हो, जैसे हम जहाँ बैठे हैं। जंगल बहुत ही प्यारा है, लेकिन यहाँ पर पानी पत्थर और मिट्टी में जहाँ हाई लेवल पे आपको नहीं मिले, लेकिन वेटलैंड में आपको वो हमेशा रहता है। तो वो एडवांटेज है, और इसके लिए वेटलैंड को एक्चुअली किडनी ऑफ द प्लैनेट किया जाता है, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में भी किडनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ब्लड को शुद्ध करता है बहुत बहुत ज़्यादा। बिकॉज हमारे किडनी में अगर प्रॉब्लम आता है, किडनी और हार्ट कनेक्टेड है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं किडनी में दिक्कतें आती है, या किडनी के प्रॉब्लम की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम होता है। सो उसका मतलब यही है कि हमको लगता है ये बहुत छोटा एरिया है, लेकिन उसके अंदर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो नेचुरल वेटलैंड्स है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से कार्बन लॉक्ड है उसमें। मीथेन जो है वो भी अंदर लॉक्ड है। जब आप ऐसे वेटलैंड को डैमेज करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलता है और कार्बन निकलता है। बट मीथेन एक वो मॉलिक्यूल कार्बन के 20 मॉलिक्यूल 22 मॉलिक्यूल के बराबर होता है। यानी मीथेन इतना ज़्यादा डैमेजिंग है, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा, बिकॉज ये जो लीव्स, जो एनिमल्स जो मरे हैं इतने सालों से, जो वो पूरा लॉक्ड है, तो वो वहाँ पर मीथेन बहुत ही मात्रा में होता है, लेकिन वो हमेशा की तरह वहीं रहता है। जब हम डिस्टर्ब करते हैं या उसको सुखा देते हैं या उसको ड्रेन करते हैं ताकि हम रिक्लेम कर सकें, बहुत सारी सिटीज़ में, बेंगलोर में आपने देखा होगा इतने सारे वाटर बॉडीज़ थे सिटी में, तो बट आज वो सारे रिक्लेम हो चुके। बॉम्बे में जहाँ पर भी जाओ आप, कोई भी सिटी में जाओ, पूना हो, नासिक हो, सब जगह वेटलैंड को समझते हैं कि हम मच्छर बहुत आते हैं, ये ऐसे ही पड़ा हो, इट्स अ वेस्ट लैंड। वेटलैंड को हमारे वेस्टलैंड मैनुअल है जो इंडिया का, उसमें है वेटलैंड, ग्रासलैंड, ये सबको वेस्टलैंड बोलते हैं। तो जब वेस्टलैंड उसको बोल दोगे तो उसको रिक्लेम करते हैं, उसको रिकम करते हैं। उसका मतलब पानी पहले तो ड्रेन कर देते हैं, जो उसके अंदर जो रिवर आती है या स्ट्रीम आती है उसको आप डाइवर्ट करते हैं या उसको एक चैनल में डाल देते हैं, और बस आपने धीरे धीरे वो वेटलैंड को मिट्टी से भर दिया और फिर वहाँ बिग बिग कॉम्प्लेक्सेस आ गए। लेकिन वो पूरे प्रोसेस में आपने टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करे हैं, जिसका असर हम सब भुगत रहे हैं क्लाइमेट चेंज के रूप में। ओके अभी इसमें जैसे अपनी बर्ड फिश और इसके बारे में जैसे बात हुई,
तो उसको हम हाइबरनेशन बोल सकते हैं इसको, इस सिचुएशन को? नहीं इसको क्या हाइबरनेशन तो नहीं कह सकते, बट एस्टिवेशन कुछ कह सकते हैं। कुछ कुछ मच्छी है Estivation जो का मतलब एस्टिवेशन के गर्मी की सीज़न में वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। ओके। हाइबरनेशन ठंडी के सीज़न में जो करते हैं, एनिमल हाँ। को खाना नहीं मिलता है तो वो हाइबरनेट करते हैं, क्योंकि उधर इंसेक्ट लाइफ नहीं है, या जैसे बहुत सारे हमारे बेयर्स हैं जो सर्टन सीज़न में करते हैं, कुछ रोडेंट्स भी हैं जो करते हैं। तो वो ठंडी के प्रदेशों में ऐसा होता है क्योंकि खाना नहीं है, तो वो अपने आप को स्लो डाउन कर देते हैं। करेक्ट। लेकिन जो स्पीशीज समर में अपने आप को स्लो डाउन करती है, हाँ। जो ज़्यादातर पानी में जो डिपेंडेंट होती है, वो एस्टिवेट कर सकती है, तो वो हम कह सकते हैं। लेकिन एग के लेवल पे एस्टिवेशन नहीं है, वो डॉर्मेंट चले गए क्योंकि वो राइट एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं था। नहीं है, और इसलिए फिर जैसे ही मिलता है, जैसे प्लांट्स के पोलन जो है वो भी मिट्टी में रहते हैं। हाँ, मेरा यही सवाल है कि फिश जैसे प्लांट भी करते हैं। प्लांट के सीड्स है ना, वो Seeds सारे हैं, सीड्स हाँ। पड़े रहते हैं। सीड्स तो कितने सालों तक क्योंकि सीड अगेन बहुत ही यूनिक और बहुत ही मार्वेलस चीज़ है नेचर की, जो इतने बड़े पेड़ों को जन्म देती है। लेकिन जब वो इतनी छोटी होती है ना, आउंस से भी कम, हाँ। और उसके ऊपर जो परत होती है वो बहुत कड़क होती है, और वो काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो अंदर का जो हिस्सा है जिससे इवेंचुअली स्प्राउटिंग होगा, लेकिन उसके ऊपर जो कवर कड़क होता है, तो वो कड़क कवर जो है वो पड़ा रहता है और उसको कुछ नहीं होता। वो सालों सालों तक अगर बारिश भी ना आए तो भी वो सीड डॉर्मेंट रहेगा। जब राइट एनवायरनमेंट अवेलेबल होगा तो निकल आएगा। तो हर एक स्पीशीज़ जो वेटलैंड्स में रहती है उसमें ये कैपेसिटी है कि जो ऐसी लीन सीज़न, यानी जो समर सीज़न हुई या ड्राउट की सीज़न है, उसको वो पार कर सकती है। ओके। इतने मिलियंस ऑफ ईयर से इवॉल्व हुआ है ये सब। राइट। कि जैसे कि आपने बताया कि वेटलैंड्स में पहले जो बर्ड्स आते थे 20-22 साल पहले, वो अभी नहीं आते। तो जो अभी जो बर्ड्स नहीं आ रहे, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको यहाँ आने का रास्ता कैसे पता चलेगा? सो क्या होता है कि ये तो बहुत ही एक नेचर की सबसे बड़ी सीक्रेट है कि कैसे बच्चे वो रूट्स लेते हैं जो पेरेंट्स ले चुके हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो पेरेंट है, जो बच्चों को जहाँ अंडा ले करता है, वह बच्चे बड़े होने लगते हैं, फिर बच्चे कुछ एक एज के हो जाते हैं, और फिर एक ऐसा समय आता है जब पेरेंट्स निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अब उनको बच्चों को खिला के रखा है, उनमें बहुत फैट है, वो उड़ना चाहते नहीं हैं, वो अपना बैठे रहते हैं वहाँ। तो पेरेंट्स का वो टाइम क्लॉक चलने लगता है, बिकॉज उनको फूड को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो वो निकल जाते हैं और फिर बच्चे पहुँच जाते हैं। तो कुछ उनके जेनेटिक और उनके इंस्टिंक्ट में है। और साइंस में काफ़ी काम हो चुका है इसमें। तो उनका ये मानना है लोगों का कि स्टार्स और सन, ये इनके जो पोजीशन है वो उनको हेल्प करती है गाइड करने में। और मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्स इन द नाइट, सन, एंड ऑल्सो जोग्राफिकल एरियाज, जो जैसे अभी समुंदर का किनारा है तो समुंदर के किनारे को लेके, या कोई गॉर्ज है तो गॉर्ज को लेकर। तो जो ऐसे जोग्राफिकल साइंस है, स्टार्स है, सन का मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब को यूज़ कर ये अपना खुद का कंपास दिमाग में फिट है और जा रहे हैं। बट जब कुछ जनरेशन्स तक अगर वहाँ बर्ड्स आती नहीं हैं, और फिर कंडीशंस आपको ये जानना होगा कि ये क्यों नहीं आती है। ये नहीं आई है नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस, मैन मेड रीजंस। यानी वो बर्ड जो साइबेरिया से आती थी, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, वहाँ पर भी सबके पास बंदूकें हैं, कहीं पर भी उतरी तो वहाँ पर भी उनको मार सकते हैं। फिर इंडिया में हंटिंग, इंडिया में कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज दैट आई मेंशन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर अलग प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन रिलेटेड रिसोर्स के लिए कंपटीशन है। तो जो स्पीशीज़ कुछ साल तक वहाँ नहीं पहुँच पाई है ना, वो वापस यहाँ अपने आप पहुँचना शायद मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा, बिकॉज उनके लिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और अब वो जो यहाँ आती थी वो कहीं और जा रही है, या तो ये पॉपुलेशन ही ड्विंडल हो गया होगा। तो अब वो अगर हमें वो करना है तो कहीं कहीं पे गीज़ जो बर्ड्स हैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जहाँ पर
कुछ पूरा पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो गया, डिसिमेट हो गया, या हंट यूरोप में और अमेरिका में हंटिंग के वजह से बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके थे लोकली। तो उधर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहाँ पर लोगों ने गीज़ को रेयर किया खुद, और फिर खुद साथ में उड़े उनके साथ, और उनको वो पूरी जर्नी दिखाई कि यहाँ से ऐसे जाते हैं, और बर्ड्स ने फॉलो किया उनको, हाँ, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स जैसा समझते थे उनको, क्योंकि और फिर वो अब हैंड ग्लाइडर में जा रहे हैं, या प्लेन से जा रहे हैं, या बोट से जा रहे हैं, और वो उनके पीछे जा रहे हैं। तो उस तरीके से भी उन्होंने वो किया है। इट इज़ पॉसिबल दैट वे, बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, और इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये खर्चे हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा सीख ये है कि जो है उसको बचाओ। एक बार वो चला गया, उसको लाने के लिए आपको इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम हैं, लोगों के लिए कम है, तो कहाँ गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बॉडी इतना पैसा डालेगा कि कोई एक बर्ड को हम दिखाए कि भाई कैसे जाओ, क्योंकि ऐसे भी बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ भरतपुर बर्ड सेंचुरी या केलादेव घना का प्रॉब्लम नहीं है ये, इट इज़ अलोंग द एंटायर रूट बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे सिचुएशन में डिफ़िकल्ट है। सो जो नेचर में आज है उसको अप्रिशिएट करो, और उसके साथ आप फिडल ना करो ना, उसको डैमेज करो, क्योंकि उसको वापस रिक्रिएट करना आपकी बस में नहीं है। तो मैनमेड वेटलैंड्स क्रिएट नहीं हो सकते? मैनमेड तो वेटलैंड्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आप केवलादेव घना नेशनल पार्क इज़ इन अ वे मैन सस्टेन्ड, यानी वो डिप्रेशन था वहाँ पहले से, और वहाँ पानी भी था। बट आप देखिए नाम में केवलादेव जो है वो शिव भगवान के टेम्पल है वहाँ एक, उसके नाम पे पड़ा है। और घना का मतलब है डेंस। तो एक बाजू हम वेटलैंड कह रहे हैं, एक बाजू डेंस है, उसका मतलब एक ज़माने में वहाँ बहुत ठीक जंगल हुआ करते थे। तो वो था। लेकिन ये 1750s में वहाँ पर उस समय अजान बंद बनाया गया वहाँ के राजा ने। तो वो जो बंद इसलिए बनाया क्योंकि पानी की ज़रूरत थी, और पानी पूरे वर्ष मिलनी चाहिए। जो उधर एक नदी थी, गंभीर नदी, गंभीर नदी नाम है उसका, और यमुना बेसिकली का नदी का ये कोर्स में आता था, बट यमुना ने, नदियों ने अपने रुख बहुत बार बदले हैं, वो बदलते रहते हैं, तो बदलते रहता है। तो वो बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के पहले ये सारा वो बेसिन में था। लेकिन फिर यमुना ने अपना कोर्स चेंज किया, तो ये डिप्रेशन है। लेकिन नदी यहाँ फुल नदी नहीं बहती थी, लेकिन गंभीर नदी वहाँ से निकलती है। तो अजान बंद 1750 में बना है। तो एक्चुअली तब तो उसको केलादेव घना नेशनल पार्क नहीं कहते थे, लेकिन उस समय एक्चुअली ये वेटलैंड का देखा जाए तो जन्म हुआ है। ओके। पहले था, लेकिन बहुत हज़ारों सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ। लेकिन ये इंसान ने बनाया हुआ एक बंद है। आज की तारीख में भी अजान बंद है, जिसके पानी भी यूज़ होता है। मतलब उनको पता नहीं होगा कि वेटलैंड बन रहा है, उन्होंने बनाया, क्योंकि नहीं, तभी भी खेती के लिए पानी की ज़रूरत थी, तो वो बना। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो समझो 1750 की बात कर रहा हूँ, और तभी बीच में ऐसा हुआ, फिर महाराजा आए, तो ब्रिटिश के टाइम की बात है। और वहाँ के लोकल महाराज भी जो सब थे, तो उनको हंटिंग का तो शौक था ही। तो 1850s और 1899 तक वहाँ पर स्लूज गेट्स लगे। यानी क्या हुआ, एक जो आपने बना तो दिया एक डैम, फिर डैम से पानी छोड़ के आपने ये वेटलैंड बना दिया, लेकिन वो पहले एक बड़ा सा वेटलैंड जैसा था। तभी वो बर्ड्स के लिए कुछ इतना खास नहीं था, बर्ड्स बिल्कुल आते थे, बट ऐसा नहीं था कुछ। फिर उन्होंने डाइक्स बनाई, क्योंकि राजाओं को, जब ब्रिटिश अपने यहाँ, तो क्या था कि हंटिंग चलता था, लेकिन बर्ड हंटिंग वगैरह हम ज़्यादा नहीं करते थे। पहली बात तो ये गन्स ही इतनी सारी ऐसी वाली थी नहीं, तो तब शिकार जो होता था हिरनों का होता था, कभी कभार टाइगर वगैरह, जंगली सुअर वगैरह, ऐसे हंटिंग होती थी। बर्ड हंटिंग अपने यहाँ इतनी कोई थी नहीं। वो तो फॉरेनर्स जब ब्रिटिश आए तो वो अपने साथ वो शौक़ लेके आए, और राजा के पास इतना सारा कंट्रोल था। तो आई थिंक 1900 यानी 1870 1880 उस समय लोगों ने वो सेम एरिया डियर हंटिंग रिजर्व था वो राजा का। फिर उसको स्पेशली डेवलप किया गया, पानी को रिटेन किया गया पूरी तरह से, वो भरा गया सब कुछ। तो जो जंगल होंगे वो एक्चुअली
मरे होंगे वहाँ टू क्रिएट दिस वेटलैंड. ओके. सो इन 1902 जब लॉर्ड कर्जन ने इसको इनॉग्रेट किया एज अ डक शूटिंग रिट्रीट, तब वो तैयार हो चुका था. उसमें अकेशिया का एक स्क्रीन आ चुका था, बैठने के लिए जगह थी, लोगों को रोज़ कितनी गन्स अंदर जाएगी, कहाँ कहाँ लोग बैठेंगे, वो सारा फिक्स होता था. हाँ? और उधर एक हंटिंग लॉज है कदम कुंज आज की तारीख में भी. ओके. उस साल बना हुआ. हाँ, उस समय बना हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल है. और उनके इसके चारों ओर मोट लगाया गया था पानी, ताकि जंगली जानवर ना आ जाए. ओके. तो वहाँ लोग रहते थे और फिर वो सवेरे फिक्स पोजीशंस पे जाते थे अपनी गन्स लेकर, और ये चलता था और हर रोज़ उसका रिकॉर्ड होता था कि कितने बर्ड्स मरे हैं. तो ये 1902 से शुरू हुआ एक्चुअली डक हंटिंग इन अ बिग वे. और उस समय ऑब्वियसली लॉट ऑफ ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटिशर्स आते थे, राजा के यहाँ से होते थे. और मुझे याद है कि आई थिंक वहाँ पर एक कियोस्क है पत्थर से बना हुआ, जिसमें उन्होंने भरतपुर में भरतपुर के एक टेम्पल के पास एक कियोस्क है बड़ा सा पत्थर से, उसमें लिखा हुआ है कि इस दिन इतने 100 बर्ड्स मारे गए. तो आई थिंक 1938 में मंथ शायद नवंबर था या ऐसा था, जिसमें 4273 बर्ड शूट हुए हैं एक दिन में. और इतना हंटिंग हो रहा है, यानी आपने वेटलैंड जैसा क्रिएट कर दिया बर्ड के लिए. वो एक बहुत ही, क्योंकि शैलो है और बहुत ज़्यादा फ़िश अजान बंद से आती थी, जिसके वजह से वो पूरा माहौल क्रिएट हो गया और बहुत बर्ड्स आते. और फिर डक्स के लिए भी, क्योंकि शैलो था, तो बोथ आपके बड़े पेलिकन्स जो फ़िश खाते हैं, कुछ डक्स जो इन्वर्टिब्रेट्स खाते हैं और कुछ डक्स जो वेजिटेशन खाते हैं, सबके लिए आइडियल हो गया. तो लैक्स में डक्स आने लगे और हंटिंग भी होता रहा वहाँ. तो आई थिंक लेकिन से अराउंड 1920 में समझो पर गन का उनका रिकॉर्ड था, यानी वो लोग लिखते थे, तो उनका पर गन 56 बर्ड्स शूट होते थे वहाँ. 1940 का अगर रिकॉर्ड देखो तो वो 23 बर्ड्स पर गन का आ चुका था. और 1950 में अगर देखो तो वो उसका आधा हो चुका था. यानी ऑलरेडी हंटिंग उस समय पे इतना होता था कि ऑलरेडी उनकी बर्ड की जो कैच है वो प्रोग्रेसिवली 50 साल में कम हो रही मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बर्ड हंटिंग में रिस्ट्रिक्शन की वजह से कम नहीं हुआ था, बर्ड्स ही कम हो गए. बर्ड्स रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, बर्ड्स की हंटिंग होती थी ना सब जगह. तो उसके वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी. तभी इतना पोल्यूशन वगैरह को कोई सवाल ही नहीं था. तो ये जो भी डायरेक्ट असर था वो हंटिंग का असर था. और इनके रिकॉर्ड इतने इमैक्युलेट है कि उससे हमको समझ में आता है कि ऑलरेडी उनके जो पर डे के कैच है, पर गन के कैच पकड़ते थे. जैसे हम गाड़ी में बोलते हैं कि इतने किलोमीटर पर आवर, उसी तरह दिन में अगर 10 गन्स यूज़ हो रही है अंदर, यानी 10 जन हंट कर रहे हैं, तो पर गन 56 का नंबर 20 साल में वो 23 का हो गया था. और उसके 10 साल बाद वो 10 के आजू बाजू आ चुका था. ऑलरेडी हंटिंग के वजह से काफ़ी बर्ड्स को असर हो चुका था. ये 1950 की बात है. तब तो फिर उस समय 1950s की बात थी जब इसमें एक अलग बदलाव आया. और इसके 2-3 सूत्रधार हैं. एक तो द ग्रेट कैलाश संखला जी, जो प्रोजेक्ट टाइगर के इवेंचुअली फर्स्ट डायरेक्टर बने, वो वहाँ पर एज अ फॉरेस्टर हुए थे. और उसमें और एक बीच में एक ट्रिविया है, 1925 में भरतपुर फॉरेस्ट एक्ट जैसा के अंतर्गत ही आया. तो उधर उसके लिए एक स्पेशली प्लान लिखा गया भरतपुर के लिए. अंग्रेजों ने निकाला. हाँ, अंग्रेजों ने निकाला, लेकिन फिर भी हंटिंग तो होती थी. लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि ये बर्ड पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उसको हमको रेगुलेट करना पड़ेगा. तो निकाला. फिर 1950s की बात है जब कैलाश संखला जी वहाँ आए फॉरेस्टर, और उन्होंने इसका इम्पोर्टेंस समझा. और प्रोटेक्शन लिटिल बिट, बट हंटिंग तो होता था, हंटिंग तो चलता रहा. और उस समय डॉक्टर सलीम अली, जो BNHS में बहुत बड़ी रोल प्ले कर चुके हैं, उन्होंने वहाँ बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट करी. और वो वहाँ रहे भी काफ़ी. और उस समय उन्होंने बर्ड्स पे बहुत काम किया. तो उस सब के वजह से 1965 और आई थिंक 1956 की बात है जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना गया. भरतपुर बर्ड सेंचुरी बना. और आई वुड से
चलता रहा, फिर 65, 67 और ये सब समय पे इसको रिज़र्व फॉरेस्ट बनाया गया 1967 में, रिज़र्व फॉरेस्ट अंडर द राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट। तो इसका सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन बढ़ता गया, बट हंटिंग तो चलती रही। फिर 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई, तब हंटिंग राइट्स जो महाराजा की थी उसको एक्सटिंग्विश किया गया, यानी 1972 तक हंटिंग होती थी। भले ये सेंचुरी बन चुका था, रिजर्व फॉरेस्ट भी डिक्लेयर हो चुका था अंडर द राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, लेकिन हंटिंग चलता था। 1972 के बाद हंटिंग स्टॉप हो गया और आई थिंक 1981 में इसको रामसर साइट बनाया गया और उसी साल इसको अपग्रेड करके सैंक्चुरी से नेशनल पार्क बनाया गया। तो भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी जो था वो 56 में बना, लेकिन 81 में ये केलादेव घना नेशनल पार्क के नाम से जाना गया और आई थिंक बाय 1985 इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ओहदा दिया गया। तो वो किसके अंडर आता है अभी? वर्ल्ड हेरिटेज साइट? हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ ना, तो वो तो आपके बहुत सारे वर्ल्ड, पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तो इंटरनेशनल वो भी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ द कंट्री टू हैव अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट इन टर्म्स ऑफ द लॉ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल पार्क को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है, तो वो 1981 में वो हुआ और हंटिंग मैंने बोला 1972 में बंद हुआ। सो ये उसकी एक हिस्ट्री है, इसमें बहुत ब्लड शेड हुआ है वहाँ। आज जो हमको दिखता है और जो पास था, तो ये पूरा रिवर्सल है। एक ज़माने में डियर हंटिंग होती थी, बाद में बर्ड हंटिंग होती थी और थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स वर हंटेड पर डे। रिकॉर्ड्स जो अच्छी जो हंटिंग्स होते, हर रोज़ तो नहीं होता होगा, लेकिन जब भी होता था बहुत होता था। तो वो सारा सिचुएशन देखो आज, और आज आप जब केलादेव घना में जाओ, बर्ड की तादाद बिल्कुल जैसी पहले थी वैसी नहीं है। मैं वहाँ 1980s में सबसे पहली बार गया और उस समय भी मुझे याद है, 1990s में भी मुझे याद है, लाखों में बर्ड्स थे। यानी कुछ समय तो ऐसा था कि ऊपर से जब बर्ड्स जाते थे तो ऐसा लगता था कि क्लाउड हो रहा है। इतने सारे बर्ड्स, डक्स स्पेशली, पेलिकन्स एंड स्टॉक्स, इतना आवाज़ कि आपको एक दूसरे का आवाज़ भी ना आए। ऑब्वियसली उस समय हंटिंग बिल्कुल बंद था, तो बर्ड पॉपुलेशन जो डिप हुआ होगा 1970s के पहले, वो रिजरेक्ट हुआ होगा। तो वो ग्लोरियस डेज थे एक्चुअली। कैलाश संकला जी के बाद हंटिंग भले शुरू 1972 के बाद जो चला, काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन while I say all these things, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क, सब कुछ, लेकिन हमें ये भी जानना है कि उस समय केलादेव घना के बाहर भी बहुत सब चेंज हो रहा था और ये बर्ड्स जहाँ से आ रहे हैं, उनके माइग्रेटरी पाथ्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से आ रहे हैं जो बर्ड्स हैं। कुछ तो रेसिडेंट बर्ड्स भी हैं, लेकिन जो वहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर भी तो डेग्रेडेशन हुआ। वो पूरे जर्नी जहाँ से होती, कश्मीर में बहुत हंटिंग होती है, आज की तारीख में कम है, लेकिन एक ज़माने में बहुत हंटिंग होती थी। कश्मीर की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी उनकी अपनी यूनिक एक्ट थी। तो बाकायदा जो लोग इंडिया में बाकी के स्टेट में हंट नहीं कर पाते थे, वो कश्मीर में जाके हंट करते। तो ये जो बर्ड्स जो आते थे उसमें कई बर्ड्स तो वो पिट स्टॉप वहाँ पर भी था। तो भरतपुर में आज की तारीख में जो हमें बर्ड्स दिखते हैं, वो इज़ नॉट इवन अ पैच ऑन व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ टाइम। सो आई डोंट नो व्हाट पीपल इज, एंड रिकॉर्ड्स देखोगे तो बहुत, मैं खुद अभी भी मैं कभी भरतपुर में बैठता हूँ तो जो वाटर बॉडीज़ उस पर्टिकुलर मंथ में, जैसे जैन का हुआ या दिसंबर के मन में, जितना वो आवाज़ मेरे मन में आज भी गूंज रहा है, जो आज ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जबकि अभी भी बर्ड्स अच्छे हैं लेकिन सुनसान पड़ा हुआ है। सो भरतपुर खुद वो जो वेटलैंड है जो केलादेव, उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। हंटिंग बिल्कुल नहीं है, बट देर आर अदर बिगर प्रॉब्लम्स दैट हैव हैपेंड। एंड उससे ज़्यादा जो भरतपुर के बाहर जिस तरीके से हम एज ह्यूमंस जो हम लैंड यूज़ चेंज जो कर रहे हैं हम, उसके वजह से ओवरऑल बर्ड डाइवर्सिटी, बर्ड डेंसिटीज़ में यूनिवर्सली फ़र्क पड़ा हुआ है। ओके। तो उसका असर आपको भरतपुर में भी दिखता है। तो जैसे कि आपने बताया कि जो बर्ड्स होते हैं वो इंडिकेटर स्पीशीज़ होता है, वो इंडिकेट करते हैं कि उस जगह की परिस्थिति क्या है, वो अच्छी है या बुरी है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए, बर्ड्स का आना कम होते गया भरतपुर में। तो क्या ये
भरतपुर के अराउंड जो कुछ चेंजेस हुए, इन्वायरमेंटल चेंजेस, उसकी वजह से ये स्पेसिफिकली भरतपुर का जो वेटलैंड्स का जो पानी है उसकी क्वालिटी किस वजह से कम हुई, उसमें जो वेजिटेशन होता था या इंसेक्ट्स होते थे या फिश थे वो कम हो गए बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वाटर। जैसे भरतपुर बहुत ही छोटी जगह है कंपैरेटिवली, तो ऑब्वियसली ऐसी जगह जो खुद छोटी हो उसका सरफेस एरिया देखा जाए, यानी उसका जो बाउंड्रीज है पेरिफेरी, वो कंपेयर टू द एरिया काफ़ी बड़ी होती है ना। तो उसका मतलब कि उसके जो सिचुएशन है वो प्रिकेरियस होती है, क्योंकि वो बाहर की सिचुएशन पे बहुत डिपेंडेंट होती है। एक होता है बहुत बड़ा एरिया, जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हुआ, यू नो, या कान्हा हुआ। कान्हा 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा एरिया हुआ कि बाहर की ताकतें अंदर तक इतना ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन भरतपुर ऐसा नहीं है, वो छोटा सा वेटलैंड है, और ये छोटे वेटलैंड में आप एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन में हो, क्योंकि पानी जो आपके बारिश से जो गिर रहा है वो आपके पास आ रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली लाइक मैंने कहा 1902 से के पहले से, यानी 1890 से वो स्लूज गेट्स वगैरह लगाने के बाद अजान बंद का पानी रिलीज़ होता था। दूसरा भी डैम है वहाँ जब जिससे पानी आता था। इनफैक्ट पहले इतनी ज़्यादा खेती होती थी, लेकिन अब क्या है, हाईटेक खेती होने लगी है जिसमें पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैश क्रॉप्स लगने लगे हैं सब जगह, कहीं कहीं पे शुगर केन्स आ गई है, बहुत सारी चीज़ें। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो पहले जो भरतपुर को प्रायोरिटाइज, जो एक्चुअली सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क को प्रायोरिटाइज करते थे, आज ऐसी सिचुएशन है, एक तो वो बॉर्डर पे है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, तो पानी की ज़रूरत और वहाँ पर खेती चलती है, तो लोगों में ऑलरेडी बहुत सारा डिससेटिस्फैक्शन है बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से इरेटिक बिहेवियर ऑफ मॉनसून, सरफेस वाटर कम होते जा रहा है। लोग फिर भी बोरवेल से भी निकाल रहे, बट आज अगर सोशो पॉलिटिकल रीजंस बहुत है बाहर, के लोग चाहते हैं कि अगर समझो ड्राउट ईयर आया जिसमें बारिश ठीक नहीं गिरी, कम गिरी, तो लोग वो देख ही नहीं पाएंगे कि भाई हमको पानी दो या बर्ड्स को पानी दो। तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि जो डैम का पानी भरतपुर में दिया जाता था फॉर 100 ईयर्स, वो आज उसके लिए लोग बोलते हैं कि ये नहीं, ऐसे कैसे करोगे, हमको देना चाहिए। तो उसके वजह से और वो पानी का आना इज़ नॉट ओनली वाटर, बट उसके साथ मच्छी के छोटे छोटे मच्छी की फ्राई आती थी, और वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो मच्छी के वजह से ये सारे जो फिश ईटिंग बर्ड्स थे वो आते थे, फिर प्रेडेटर्स आते थे। यानी ये भरतपुर में इतने सारे तादाद में जो आपके वाटरफाउल और बाकी सारे वेडर्स वगैरह जो आते हैं, उसको खाने के लिए ईगल्स आती है। तो भरतपुर, मुझे याद है 80s 90s में, 2000 में भी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू सी बर्ड्स ऑफ प्रे। बहुत सारी ईगल्स, स्टेप ईगल्स, ग्रेटर स्पॉटेड, लेसर स्पॉटेड ईगल्स, बहुत बढ़िया हैरियर्स, और आपको हंटिंग वाले वीडियोस, फोटोज़ मिलते थे जब, क्योंकि वो जा रहा है ईगल और बर्ड्स ऐसे उड़ रहे हैं, थाउजेंड्स में बर्ड्स उड़ रहे हैं ईगल्स की वजह से, वो सारा वहाँ होता था। अब ऐसा है कि वो पानी का देना हमेशा प्रॉब्लम है, राइट टाइम पे नहीं दिया जाता है, दिया जाता है तो उसके साथ जो राइट टाइम पे मच्छी आनी चाहिए, ताकि वो मच्छी की साइज़ इतनी हो जाए कि जो ब्रीडिंग टाइम है बर्ड का, उस समय वो राइट साइज़ की मच्छी मिले, ताकि बर्ड जो वहाँ नेस्ट करते हैं, कुछ नेस्टिंग बर्ड्स भी है, जैसे एशियन ओपन बिल है, फिर आपका डार्टर है, फिर लिटिल कॉर्मोरेंट्स है, फिर पेंटेड स्टॉक्स है, तो ये सारे बर्ड्स वहाँ नेस्ट करते हैं, तो उनको वहीं पे खाना मिलता था। और आज मैं देख रहा हूँ, जब मैं भरतपुर जाता हूँ, मैंने बहुत बाहर मैं जाता हूँ, कि आज ऐसा है कि वो बर्ड वहाँ नेस्ट तो करते हैं, लेकिन फीड करने के लिए बाहर जाते हैं कहीं। तो जो सेंचुरी जिसके लिए बनी है, उस सेंचुरी में इतना खाना नहीं है आज कि वो बर्ड को खुद सस्टेन कर सके। तो बर्ड नेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सेफ़ है वहाँ, क्योंकि वो पानी के बीच में आपको नीलोटिका के पेड़ लगाए हुए थे डाइक्स पे, तो दोनों तरफ पानी है, तो प्रेडेटर्स वहाँ नहीं आ सकते इतना इजीली, और एक साथ में नेस्ट करें। बाहर तो वो भी अवेलेबल नहीं है, नेस्टिंग ट्रीज ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड्स हो चुके हैं। तो डेफिनेटली
बाहर बहुत लैंड यूज़ चेंज हुआ है और उससे भी ज़्यादा सिनिस्टर असर वो लैंड यूज़ चेंज जो एग्रीकल्चर जिस टाइप का हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है। तो वो जब बारिशों में और जो पानी अंदर रिलीज़ भी हो रहा है उसके साथ साथ ये सारा पोल्यूटेंट जो है Okay. पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र वो अंदर जा रहा है जो मच्छियों को कंटामिनेट कर रहा है। मच्छी मरेगी नहीं लेकिन एक बायो एक्यूमुलेशन हम कहते हैं जिसमें जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते रहते हैं तो नीचे इन्वर्टिब्रेट्स में है, समझो इंसेक्ट में, इंसेक्ट को खाता है कुछ, मच्छी खाती है, मच्छी को बड़ी मच्छी खाती है। तो जैसे जैसे वो फूड चेन में ऊपर ऊपर जाते रहता है वैसे वैसे वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। हाँ। तो वो इवेंचुअली फिर आपके प्रेडेटर्स में जाएंगे, यानी बर्ड्स में, पेलिकन्स वगैरह जो सब दूर दूर से आ रहे हैं तो वो वहाँ पर उन पे असर होगा। तो ये बायो एक्यूमुलेशन का इशू तो वो आज की बात नहीं है। विभू प्रकाश जो BNHS के साइंटिस्ट है, डॉक्टर विभू प्रकाश, जो वल्चर्स पे बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन वो पहले वहाँ काफ़ी उन्होंने बर्ड्स पे भी स्टडी करी है। BNHS ने बहुत काम किया था वहाँ पहले। तो बर्ड रिंगिंग प्रोग्राम करते थे जहाँ वो बर्ड रिंग वहाँ करते थे जिससे पता चलता था कि ये बर्ड कहाँ से आ रहा है। तो वो भी कई साल टेंस ऑफ ईयर्स BNHS ने वो काम किया है वहाँ। तो वो उनके उस समय का काम जो आज से 2000 की काम की बात करो, 1990s और 2000 में भी उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के वजह से टॉक्सिन्स फिश में पाए गए थे। तो आज तो उसकी मात्रा और भी बढ़ चुकी होगी। प्लस बाहर टैनरीज है, बहुत सारा लेदर इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी हो गई है जिसमें जो उनका केमिकल वेस्ट है उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो वो सारा भरतपुर में आता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वेटलैंड की खासियत ही है कि वो पानी को स्लो डाउन करता है और वो स्लो डाउन करता है और वो फिर सारे न्यूट्रिएंट्स को उसमें से निकालता है। तो ये जो पॉइजन्स जो अंदर आ रहे हैं वो भी उसमें कैप्चर हो रहे हैं। तो वो आपका पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे डिस्टेबलाइज हो रहा है। और बाहर तो आपके और भी सैंक्चुरी और नेशनल पार्क इंडिया में जो भी है उसमें तो प्रोटेक्शन आज भी अच्छा है, बट बाहर तो और भी सिचुएशन ख़राब है। पेड़ कट गए हैं बहुत जगह पे, और इंडिया में नहीं, ये तो बहुत सारे ये एक्चुअली बर्ड्स का इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है ये देखना कि अगर हम बर्ड को इंडिकेटर स्पीशीज़ की तरह ट्रीट करते हैं ना तो हम ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। क्योंकि हाँ कि आपने इंडिया को कितना भी सुरक्षित कर दिया लेकिन अगर साइबेरिया में अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो फिर बर्ड्स पे असर होगा। तो वो सारी उसके स्टेजिंग ग्राउंड्स है, जहाँ जहाँ पर वो रुकते हैं वो सब जगहों को वो एक्चुअली कनेक्ट करता है। तो मैं मानता हूँ कि यस, वेटलैंड्स की सिचुएशन इंडिया में बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे भी वेटलैंड को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हम। तो वो बिल्कुल उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और रिक्लेमेशन जो हो रहा है वेटलैंड्स के अंदर मिट्टी डालकर वो बंद करना पड़ेगा। जो पोल्यूटेंट्स है वो कम करने पड़ेंगे। स्पेशली ऐसी सेंसिटिव जो वेटलैंड्स है, जो रामसर साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, उसमें पानी क्या आ रहा है अंदर उसको आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। और वो मैंडेटरी करना पड़ेगा आजू बाजू की इंडस्ट्रीज़ को और फार्मर्स को to use only those things which are not harmful for this ecosystem. Because एक बात तो हमें समझना ज़रूरी है कि भरतपुर एज अ टाउन पहले तो बहुत छोटा था। ये जो बर्ड सेंचुरी के वजह से भरतपुर इंटरनेशनल मैप पे आ चुका था, आया है। और आज भरतपुर सेंचुरी के वजह से और वहाँ जो पानी है जिसके वजह से ग्राउंड वाटर इतना रिचार्ज होता है कि बाहर आप अगर 2 किलोमीटर दूर भी हो तो आपको 10 फुट में पानी मिल रहा है। वो उस वेटलैंड के वजह से। तो जो विकसित हुआ है वो भरतपुर के बर्ड्स के वजह से हुआ है। जो इतने सारे जो गाइड्स है वहाँ, जो इतने सारे जिस व्यवसाय इतने सारे जुड़े हुए लोगों, उनका भी तो स्टेटस इम्प्रूव हुआ है, राइट। तो अगर वो हमको सस्टेन करना है, अगर भरतपुर को हमें ऐसा ही रखना है और सिटी को भरतपुर से अगर फ़ायदा फ्यूचर में भी होना है तो हमें कुछ सर्टन जो टाउनशिप प्लानिंग होता है उसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। और ये सिर्फ भरतपुर की बात नहीं है, तो हम केस स्टडी करते हैं भरतपुर का, लेकिन ये हर जगह की बात है कि वेटलैंड को अगर हम इंडिकेटर माने और वेटलैंड को जब प्रॉब्लम होता है तो कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें ढूंढने पड़ेंगे। भरतपुर जैसे बहुत सारी वेटलैंड्स की कहानियाँ हैं हर भारत के कई सारे जगहों पे। जैसे आप बोल रहे थे कि पता ही नहीं है लोगों को कि ये वेटलैंड्स है और इसमें कोई बहुत बड़ी इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पनप रही है। तो
वो हमारी कोई वेटलैंड्स हमारी आंखों के सामने गायब हो रहे हैं, कोई वेटलैंड्स हमें जो पता ही नहीं वो भी गायब हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेटलैंड्स को हम कैसे बचा सकते हैं? और अगर नहीं बचा तो इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर या ह्यूमंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सो पहली बात, क्या करना चाहिए उसके पहले एक स्टेप है कि क्या प्रॉब्लम्स है। ओके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेक्लेमेशन, कि वेटलैंड को वेस्टलैंड समझ के हम बना रहे हैं कि वो रियल एस्टेट अवेलेबल है, तो और ये ऐसे ही पानी के अंदर है, कुछ उसका मतलब नहीं, कुछ हम कर नहीं सकते इसमें, और मच्छर भी हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसको ख़त्म करो और उसको फिल करके उसमें हम कुछ और यूज़, नॉर्मली हाउसिंग, इंडस्ट्रियल एरियाज़, कुछ ना कुछ बन रहा है, कहीं कहीं पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। बॉम्बे में मैंग्रोव पे पूरा जो वाशी का एयरपोर्ट है वो एक्चुअली वो पूरा मैंग्रोव स्वैम्प था, एक्चुअली वो वेटलैंड है, उसमें स्ट्रीम्स और रिवर्स को डाइवर्ट किया गया आज। तो वो आप ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा करते हो जिसमें करोड़ों रुपये खर्चे होने वाले हैं, तो आप जो वेटलैंड का इम्पोर्टेंस है, जो आपको फ्लड्स को फ्लड के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर देता है, क्योंकि वो वाटर को रिटेन कर सकता है, तो वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पहली बात। तो उसका इश्यूज़ ये है रिक्लेमेशन सबसे बड़ा। सेकंड है पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो वो आपको जब सिंथेटिक में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके वेटलैंड पे डेफिनेटली नेगेटिव असर करेगी, और वो पूरा फूड चेन आपका उससे कंटामिनेट होगा और उसका असर लॉन्ग टर्म तक होगा। तीसरा, एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री, बाकी की जो इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री हुआ, मेटल इंडस्ट्री हुआ, सबसे मर्क्यूरी वगैरह, ये सारा चीज़ वेटलैंड सोख करके उसमें आएगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर वीड्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि आज फ्लड्स हो रहे हैं, कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस समय क्या हो रहा है कि जो बाहर के जो ऐसी स्पीशीज़ है जो बाहर उग रही है, वो सडनली बाढ़ के पानी के साथ अंदर आ रही है। कुछ ऐसी मच्छियाँ हैं, कैटफिश वगैरह, तिलापिया, जो बाहर पिसीकल्चर में यूज़ होती है, वो सारी आपके वेटलैंड में आ रही है। तो ये कॉम्पिटिटिव एज होता है इनके पास, तो वो जो नेटिव स्पीशीज़ होती है उनके बच्चों को भी ख़त्म कर सकती है, उनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है, तो वो जो लोकल स्पीशीज़ होती है उसको आउट कम्पीट कर देती है। तो फिर, और वो बहुत सारी नॉन पैलेटेबल भी होती है, तो वो नॉन पैलेटेबल यानी वो बर्ड्स उसको खाते नहीं है। ओके। इतनी बड़ी हो जाती है कि छोटे बर्ड्स उसको खा ही नहीं सकेंगे, और छोटी मच्छी रहती नहीं है। तो वो जो एलियन स्पीशीज़ का जो इंग्रेशन है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर फायर जो लगता है उसके वजह से वेटलैंड, आपको लगेगा कि वेटलैंड में कैसे फायर लगेगा, लेकिन जब ड्राई सीजन में वो फायर लगाते हैं वो सारी मैन मेड फायर होती है, तो उसका असर सॉइल पे, और सॉइल जब आग लगती है तो वो जो सॉइल होती है वो सारी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी जो माइक्रोब्स भी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सॉइल का जो एक क्लेई नेचर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, वो पाउडरी हो जाता है, और फिर जब हवा चलती है तो ये सारी सॉइल हवा में चली जाती है, तो टॉप सॉइल ख़त्म होती जा रही है, तो उसका असर हो रहा है। और फायर, और जब ट्री कवर ख़त्म हो जाता है तो धूप लगने से भी वेटलैंड के जो सरफेस को बहुत असर होता है, तो वो प्रोग्रेसिवली वो वेटलैंड कम उपजाऊ रहेगा। तो इसमें जस्ट एक मुझे क्वेश्चन ऐड करना है कि जैसे कि आपने बोला कि दूसरे स्पीशीज़, एलियन स्पीशीज़ या इन्वेजिव स्पीशीज़ आ जाता है, तो नेचर इसको चेंज करता है क्या? मतलब इक्विलिब्रियम हमेशा लाने की कोशिश करता है नेचर, तो अगर वो दूसरे कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ या प्लांट्स या एनिमल्स या फिश कुछ भी हो, वो उसमें आ जाए, तो थोड़े सालों के बाद या थोड़े दिनों के बाद हमने उसको कुछ नहीं किया, वैसे ही रखा, तो क्या उसके ऊपर पनपने वाली एक और नई फूड चेन डेवलप होगी? वो हो सकता है, अगर वो स्पीशीज़ जो भी आ रही है वो यहाँ की जो स्पीशीज़ है उसकी खुराक बन पाए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो है जूलीफ्लोरा की। तो जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो पेड़ है वो वीड है, तो उसके वजह से आपको वो वहाँ कोई स्पीशीज़ उस पे जो उसके वजह से सॉइल में कार्बन कम हो जाता है, उसके वजह से डाइवर्सिटी ऑफ स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स कम हो जाती है, उसके वजह से हर्बीवोर डेंसिटीज़ कम हो जाती है, और नीलगाय वगैरह खाती है उसके सीड्स, तो वो फैलाती भी रहती है, तो वो प्रोसोपिस हुआ। फिर आइकॉर्निया करके एक प्लांट होता है,
जो उसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, वो फ्लोट होता है पानी के हाँ, ऊपर। ऊपर, तो हाँ। जब वो उसकी एक परत लग जाती है पानी के ऊपर, तो पानी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है, तो फिर उसमें algal ग्रोथ होने लगती है। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं होता है तो मच्छी कम हो जाती है। तो आपको बहुत बार वेटलैंड्स में ऐसे समय पे दिखता होगा कि हज़ारों लाखों मच्छियाँ मर गई। तो वो कब होता है? जब ऑक्सीजन कि उसमें ख़त्म हो जाते हो, algal ब्लूम्स हो जाते हैं। और algal ब्लूम्स होते हैं फॉस्फेट्स और वो सारे नाइट्रेट्स के वजह से जो आपके पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में होते हैं। तो वो पोल्यूशन, उसके साथ साथ आपके स्पीशीज़ जैसे आइकॉर्निया वगैरह आके आपके वाटर पे कवर कर रही है, लैंड पे आपके प्रोसोपिस आ रहा है। तो ये सारा थ्रेड्स है वेटलैंड को। तो अगर हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं तो ये सॉल्यूशंस ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होंगे। इसको ब्रेक लगाना है सर। हाँ, तो यानी पहली बात तो आपके एफ्लुएंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा पूरी तरह। अंडर ग्राउंड में जो भी पंप हो रहा है आज, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी डाल देती है, उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, फाइन्स वगैरह लगने पड़ेंगे, लोगों को जेल में जाना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो भी डेंजरस वाले हैं, जो बर्ड्स, फिश सब पे असर करते हैं, उसको रिप्लेस करके हमें ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे, नेचुरल अगर है तो ज़्यादा बेटर है। वो उस तरीके से पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपको वाटर जो चाहिए, भरतपुर को समझो 540 मिलियन क्यूसेक पानी चाहिए फॉर भरतपुर इटसेल्फ। उतना पानी जब अगर हम पहले से, क्योंकि आर्टिफिशियली मैनेज होता था, आज की तारीख में भी वो आर्टिफिशियली मैनेज करना पड़ेगा। तो वो आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा और उसी टाइम पे देना पड़ेगा जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स के मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करें। नहीं तो मच्छी की वो डेंसिटी नहीं होती है पानी में, तो वो आपके बर्ड लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा। सो आपको भरतपुर के लिए ये डेफिनेटली करना पड़ेगा। फिर आपको डेफिनेटली टूरिज़्म के थ्रू लोगों का लाइवलीहुड इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो भरतपुर में हो रहा है लेकिन बहुत सारे वेटलैंड्स में नहीं हो रहा है। तो जब लोग और लोकली जब लोगों को भरतपुर से जैसे वेटलैंड से व्यवसाय जुड़ा हुआ होता है तो वो उनको समझ में आ जाता है। और जब एक गांव में से अगर 20 फैमिली को भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो पूरा गांव मैंने देखा है कि वो हंटिंग भी बंद कर देता है। नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में ऐसी बहुत जगह पे जहाँ पर लोगों ने पहले बहुत हंट कर छोटी छोटी चिड़िया भी मार देते थे। आज क्योंकि बर्ड गाइड्स बन चुके हैं वहाँ और फ़ोन से वो लोग अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर पाते हैं, तो उधर लोग इतने आने लगे हैं कि आज उन्होंने अपने गांव वालों को बोला है कि ना करें और आज वहाँ पर सारी चिड़िया दिख रही है। तो सर ये सब जो आपने सॉल्यूशन बताया, ये सॉल्यूशन एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये प्रशासन की है, यानी आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपके कलेक्टर की ऑफिस, आपके ग्राम पंचायत, यानी लोकल गवर्नेंस और स्टेट गवर्नेंस की है ये। यानी नेशनल लेवल पे तो डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट पे जाती है ना, गवर्नमेंट की बहुत है। और ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। जो इंडस्ट्री होती है, समझो जैसे इंडस्ट्रियल बहुत जगह पे आप MIDC टाइप होते हैं, राइट? तो वहाँ पर जो रेगुलेशंस है, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, और बहुत सारे ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं इंडिया में, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ प्रॉब्लम। सो वो कराना पड़ेगा। एंड सबसे ज़्यादा आई वुड से कॉमन मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये मुद्दों को उठाए, क्योंकि उनको समझना ज़रूरी है कि बाबा ये अल्टीमेटली इंडिया का हेरिटेज है। ये अगर भरतपुर नहीं होगा, अगर टाइगर नहीं होगा, अगर हाथी नहीं होगा, अगर गंगा नदी नहीं होगी जैसी है, तो इंडिया क्या है फिर? आप इंडिया को पहचानेंगे कैसे? तो ये सारी जो हमारी नेचुरल असेट्स है, वो हमारे इंडिया को कैरेक्टर देता है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। और प्रेशर ग्रुप्स बनने चाहिए, यंग स्टूडेंट्स को लेके आओ, एजुकेशनल प्रोग्राम्स करने चाहिए। स्कूल कॉलेजेस वाले आते हैं तो वो अपने, जैसे वाइल्ड क्लिक्स एक ऐसा अच्छा एग्जांपल है इसमें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंडिया भर से फोटोग्राफर्स आएंगे और वो अपनी अपनी नज़रों से, अपने अपने कैमरा से भरतपुर की स्टोरीज़ बताएंगे जो उनको बताना है। तो अपने अपने कितने पर्सपेक्टिव्स हो गए, अगर 100 जन अगर 100 स्टोरीज़ बना रहे हैं, 100 आर्टिकल्स निकल रहे हैं और वो मीडिया हाउसेस में जा रहे हैं, तो वो भरतपुर के स्टेटस पे डेफिनेटली उसका पॉजिटिव असर होगा। सो
इकोनॉमी, लोकल पॉपुलेशन के लाइवलीहुड्स, फार्मर्स, उनके कोऑपरेटिव्स, कलेक्टर्स ऑफिस, स्टेट प्लानिंग कमीशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब ने जब तक हम ये सारे इंटीग्रेट होकर साथ में बैठकर जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो सब विल कीप पासिंग द बक। कोई बोलेगा गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट बोलेगी हम कितना करेंगे, इंसानों को भी तो कुछ करना पड़ेगा, लोगों को। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं है कहीं कहीं पे। और वर्ल्ड में ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पर ऐसे एरियाज़ को बचा सकें। इंडिया में भी सक्सेस स्टोरीज़ है काफ़ी। सो डेफिनेटली भरतपुर, क्योंकि उसका स्टेटस वो है, हर किसी को पता है भरतपुर के बारे में, हर किसी को पता है केवलादेव घना नेशनल पार्क के बारे में। तो उसमें ऑलरेडी वो एक जैसे आइकॉनिक है, तो अगर हम वहाँ नहीं बचा पाए तो कहीं नहीं बचा पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि आपने वाइल्ड क्लिक्स की बात की कि अभी जनवरी में वाइल्ड क्लिक्स का भरतपुर में एक सेशन होने वाला है, तो उसमें स्टोरी जो है भरतपुर के बारे में वो किस प्रकार की होनी चाहिए? मतलब जैसे कि मुझे पता है कि मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, इसलिए वीडियोस से स्टोरी आप बता सकते हो, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि फोटो से स्टोरी कैसे बताए, तो कि उसमें कुछ वॉइस ओवर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो वो कैसे कैसे हो सकता है? सो पहली बात तो ये है कि जैसे मैं पिछले 30 साल से फोटोग्राफी तो कर रहा हूँ, और मैं स्टिल ज़्यादा लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि वीडियो ऑब्वियसली आज की तारीख में उसका चलन है, लेकिन स्टिल से भी आप बहुत कन्वे कर सकते हो। आप नेशनल ज्योग्राफिक इतना फेमस कैसे हुआ मैगज़ीन, उसमें फ़ोटोज़ ही थे, उसकी जान है ना। तो स्टिल की अपनी एक जगह होती है, और उसमें कोई एक फार्मूला नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई फार्मूला नहीं देना चाहूँगा, मैं तो जज हूँ। तो मैं यहाँ आके बोलूँ कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो गलत भी होगा। बट अगर मैं जाता पार्टिसिपेंट होता, तो पहले तो मैं रिसर्च बहुत अच्छी तरह से करता, फिर वो इंडिविजुअलिस्टिक बात आ जाती है कि आप को क्या कन्वे करना है। वो आप और मैं अगर एक ही चीज़ देखेंगे, हम उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। और स्टोरी टेलिंग ऐसी चीज़ है कि कोई स्टोरी अच्छी या बुरी नहीं होती। अब उसका असर ऑडियंस पे क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन हम जब तक वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स, तो वो आपने जस्टिस किया होगा। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि ऐसे ही रैंडम चले जाओगे, क्योंकि उधर तो बहुत ब्यूटीफुल है वो जगह, तो आपको बहुत अच्छे ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ मिलेंगे। बट क्या वो ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तो वो क्या स्टोरी बनती है। और स्टोरी ऐसी हो जो फ़ोटो से बने, टेक्स्ट से नहीं। यानी आपने कोई फ़ोटो ले लिया, एक फ़ोटो ले लिया, उसके नीचे आपने बहुत स्टोरी लिख दी। अब एक टाइगर का फ़ोटो लूँ और फिर मैं बोलूँ कि टाइगर पहले इतने थे, अब इतने हो गए, तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ। लेकिन एज अ जज मैं तो देखूंगा कि फ़ोटो में स्टोरी बन रही है कि नहीं, एंड टेक्स्ट इज़ अ सप्लीमेंट्री थिंग टू द फोटो। मैं टेक्स्ट तभी पढ़ूंगा जब मुझे फ़ोटो अपीलिंग लगेगा। तो वो एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, बिकॉज इट्स अ फोटो स्टोरी कॉम्पिटिशन, इट्स इज़ नॉट अ स्क्रिप्टिंग कॉम्पिटिशन। तो एज अ कैमरा पर्सन आज की तारीख में लिमिटेशंस बहुत कम है। आपके हाथ में जो कैमरास है आज, और आज एक एवरेज बॉडी भी जो है, आज मिररलेस कैमरा पकड़िए या DSLR भी पकड़िए, ये इतने अच्छे क्वालिटी के हो चुके हैं कि टेक्निकली आपके कैमरास बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। इसके लिए वाइल्ड क्लिक्स मुझे पसंद है, क्योंकि ये तो कैमरा तो आप बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या आप इतने पावरफुल मीडियम को यूज़ करके उतनी पावरफुल स्टोरी बना सकते हैं? क्या वो कोई ब्यूटीफुल फोटो से तो आज स्टोरी नहीं बनने वाली, या कोई एक्शन फोटो से ये स्टोरी नहीं बनने वाली। बहुत पहले की बात है, आज से 30 साल पहले एक बर्ड फ्लाइट में भी अगर वो शार्प मिल जाता ना, और उसके हाथ मुंह में टैनी होती जो अपना नेस्टिंग कर रहा होता, तो उसको भी हम वेरी गुड और कवर पेज बन जाता। बट आज ऐसा है कि 3 बर्ड झगड़ रहे हैं और ऐसे हवा में ट्विस्ट होके आ रहे हैं, वो भी उसको अवार्ड नहीं मिलता आज। क्योंकि आज आप एक सेकंड में 30 फोटोज खींच सकते हो। राइट। सो एक चीज़ फोटोग्राफर्स को समझना होगा कि हम जाएंगे, हमारा कितना भी 30 मार्क का कैमरा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके लेट मी टेक सम ग्रेट एक्शन, वो
उससे आपकी स्टोरी नहीं बनेगी, उसका आपका एक दो फोटो डेफिनेटली होगा। तो मैं भी मानता हूँ कि एंकर फोटोज़ ज़रूरी है हर स्टोरी में, ओपनिंग फ़ोटो हो, फिर एक दो कहीं एंकर करे जो बहुत क्लासी फ़ोटो, बहुत मूड फ़ोटो या कुछ एक्शन हो, लेकिन उसको जोड़ने के लिए आपके पास मैटर होना पड़ेगा। बिकॉज याद रखिए कि ये इट्स नॉट ओपन टू एवरीबडी। जो भी उधर एनरोल कर रहा है वो वहाँ आ रहा है उसी समय जब सारे लोग एक साथ में भरतपुर में जा रहे हैं, और वो सबके लिए वो सेम एनवायरनमेंट है। तो आपको पहले से प्लान करना चाहिए कौन सा पर्सपेक्टिव लेंगे। मैं कहूँगा कि दो पर्सपेक्टिव से जाइए, या तो आप कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से जाइए, या आप नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जाइए, या आप जो भी है 10 पर्सपेक्टिव्स होंगे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, एंड आई वुड से कि वहाँ पर रियली स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप में और एक साधारण फोटोग्राफर में डेफिनेटली फ़र्क समझ में आ जाता है। और जो जीतते हैं और ये जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं ना, they are very journalistic people anyways. They should know that they have a good scope to start writing for newspapers, to start writing for magazines. So it's a very it's a good feeling to be out there and also to be appreciated. उधर से 15-20-30 स्टोरीज ऐसी होगी जो काफ़ी अच्छी होगी, और उन सबको कहीं ना कहीं पब्लिश करना चाहिए। एक लास्ट सवाल, छोटा सा आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से गुड पिक्चर एंड ग्रेट पिक्चर में क्या फ़र्क है? गुड पिक्चर वो है जो आपको मजबूर कर रहा है कि उसके नीचे क्या लिखा है पढ़ने के लिए, यानी आपको उस पिक्चर पे रोक के रख रहा है 5 सेकंड के लिए। अगर मैं कोई बुक का पन्ना पलट रहा हूँ तो मैं नॉर्मली 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा, 1 सेकंड से कम ही समय एक पेज को और एक फ़ोटो को दे रहा हूँ। एक पेज पे 4 फोटो होगी। गुड फोटो वो है जो आपकी नज़र को रोक के रखे, उसमें एक अपील हो गई। इट कुड बी एक्शन, इट कुड बी पोर्ट्रेट, इट कुड बी एनीथिंग, बट उसका इतना पावर हो कि वो आप उसमें उसके बारे में और आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो, तो वो गुड फोटो हुआ। ग्रेट फोटो वो है जो अपने आप में एक एंकर है, अपने आप में एक कॉर्नर स्टोन है, जिसमें एक्चुअली वो जैसे आपकी इन दिस सिचुएशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी, ग्रेट फोटो इज़ द वन जो आपका कीस्टोन जैसा हो गया कि वो अगर नहीं हो तो बाकी सब बिखर जाएगा, लेकिन वो एक है तो बाकी सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। सो ये थे अनीश अंद्रिया सर, और इनके साथ हमने बहुत सारी बातें की, मेनली ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, और वेटलैंड्स का ग्रासलैंड जैसे ही कैसे इम्पोर्टेंस है, और उसको ये ना समझे कि उसको वेस्टलैंड ना समझे। ये सर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस था कि बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि ये क्या पानी का गड्ढा है, उसमें आसपास थोड़ा सा ग्रास है, बुझा दो इसके ऊपर, मस्त बिल्डिंग बनाते और मस्त जगह पे रहते हैं। पर ऐसा नहीं होता। उस समय अपने को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं, पर इवेंचुअली वही वेटलैंड्स जिसके ऊपर हमने और मिट्टी डाल के उसको बुझा के प्लेन किया है, वही मिट्टी वापस कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उड़ने वाली, उछलने वाली है, क्योंकि हमने एक किडनी को, जैसे अपने शरीर में जैसे किडनी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही इकोसिस्टम के लिए वेटलैंड्स एक किडनी जैसा काम करते हैं। तो हमें भारत के जो भी कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं उनको बचाना, ये गवर्नमेंट का या उन जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उनका तो काम है, पर वो कॉमन मैन का ही उतना ही काम है। कॉमन मैन का काम इसलिए है ताकि इवेंचुअली वो सब जो इफ़ेक्ट होने वाला है वो अपने ही बच्चों पे या अपने आने वाली पीढ़ी पे होने वाला है। जैसे बहुत सालों पहले 90s 80s में सर पहली बार भरतपुर गए थे और उन्होंने इतने सारे बर्ड्स देखे कि जिससे आसमान कवर होता था। बर्ड्स की आवाज़ सर के माइंड में आज भी वो गूंजती है। मैं तो अभी वहाँ जाके वो नहीं फील कर सकता, और ना ही आने वाली पीढ़ी उसको फील कर सकती है। उसके बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता, शायद उसमें कोई भी बर्ड नहीं दिखे। तो ये बहुत सुंदर फीलिंग है, ना कि ये सिर्फ फीलिंग है बल्कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मैनकाइंड के लिए, एक ह्यूमन काइंड के लिए, जो समझना
इस समय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वेटलैंड्स को वेस्टलैंड ना समझे, उसको उसको एक इकोसिस्टम समझे और उसको उतना ही प्यार करे जितना हम किसी नेशनल पार्क या किसी टाइगर रिजर्व को प्यार करते हैं, और उसको उस रिजर्व कंडीशन में देखते हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हम अच्छी तरह से निभाते हैं। तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हम भले कोई हमें ना बोले पर हम उसके लिए भी अपने अंदर से अपने मन से वो रूल्स रेगुलेशन को पालन करें। इसके लिए इंडस्ट्री जो वेटलैंड के आसपास है उसका गंदा पानी वहाँ ना छोड़े, जो कि एग्रीकल्चर में जो यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स वो उसमें ना जाए, इसकी हम प्रिकॉशंस लें और इस तरह से हम वेटलैंड्स को बचा सकते हैं। और इवेंचुअली भारत में इतनी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो है एनिमल्स की, प्लांट्स की, उसको हम कहीं ना कहीं बचा के हम हमारे ऊपर खुद को हम उसका फ़ायदा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर जी, और हमें हमारे नॉलेज में आज बहुत और इजाफा हुआ, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज़ ऑल माइन।